हेलो स्टूडेंट, तो दिस इज़ बीएससी बेस्ट ऑनलाइन क्लास। तो ये है हमारी पार्ट फर्स्ट यूनिट फर्स्ट का। तो आपने सिलेबस की वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले सिलेबस की वीडियो जाकर देख लें, हमारे चैनल पे वो अपलोडेड हैं। तो ये है बीएससी केमिस्ट्री का सेमेस्टर फर्स्ट का यूनिट फर्स्ट, जो है पेपर फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। और अगर सिलेबस की वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल पर जाके चेक करें, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी सभी सेमेस्टर्स की। तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज से हमारा यूनिट फर्स्ट स्टार्ट होने जा रही है और हम रोज़ वीडियो डालेंगे। पेपर फर्स्ट है आपका फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, यूनिट फर्स्ट है आपकी मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेस। तो आज हम फर्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है अनुनाद यानी रेजोनेंस। रेजोनेंस के समझने से पहले हम आपको एक एग्जांपल दिखा देते हैं। तो ये देखिए, जैसे आपने माना कोई अमित नाम का लड़का है जिसे अच्छी कुकिंग भी आती है और वो गुड सिंगर भी है और वो डांसर भी अच्छा है। तो हम देखते हैं, जैसे हमने उसका एक पिक देखा, कुक का एक हमने पिक देख लिया। तो पिक देख के हमें लगा वो अच्छा कुक है, लेकिन ये नहीं पता चला कि वो सिंगर भी अच्छा है और डांसर भी अच्छा है। तो इसलिए हमने दूसरी पिक देखी जिससे वो सिंगर पता चलता है कि वो सिंगर बहुत अच्छा है और कुक और डांसर का नहीं पता चलता। इसलिए यही अनुनाद है। जैसे हमें एक पिक देख के पता नहीं चला कि उसमें और भी खूबियाँ हैं, इसलिए हमें उसका सिंगर का और कुक का नहीं पता चलने का, सिंगर का और डांसर का नहीं पता चलने का जब हम उसकी सिर्फ कुक की पिक देखेंगे। अगर हम उस ऐसी पिक देखेंगे जिसमें हमारे तीनों का पता चले तो उसे ही हम रेजोनेंस कहते हैं कि एक ही पिक को देखकर हम उसके सारे क्वालिटी के बारे में नहीं बता सकते। ऐसा ही है रेजोनेंस कि हमें एक मॉलिक्यूल की संरचना को देखकर हम उसकी सारी प्रॉपर्टीज़ के बारे में नहीं बता सकते। यही है हमारा रेजोनेंस। तो देख लेते हैं इसकी डेफिनेशन। रेजोनेंस, जब किसी यौगिक की बहुत सी संरचनाएं उसकी वास्तविक संरचना के लिए कुछ योगदान तो करती हैं। जैसे हमने इसमें बताया कि कुक है वो, तो उसकी हमने पिक देखी कुक, तो उसकी वो एक प्रॉपर्टी के बारे में तो बता रहा है लेकिन वो दूसरी प्रॉपर्टी के बारे में नहीं बता रहा। तो यही कहा है इसमें कि उसकी वास्तविक संरचना के लिए कुछ योगदान तो करती है किंतु यौगिक की वास्तविक संरचना को प्रदर्शित नहीं करती। उसकी सारी क्वालिटी के बारे में नहीं बता सकता। ठीक है, तो आगे देखते हैं। यही घटना अनुनाद कहलाती है। मतलब एक ही स्ट्रक्चर की हम बहुत सारी स्ट्रक्चर बना के देखते हैं तो उसकी सारी क्वालिटी के बारे में हम पता कर सकते हैं। यही अनुनाद, और उससे बनने वाली संरचना को हम अनुनादी संरचना या अनुनादी रूप कहलाते हैं। ठीक है, और जो ये स्ट्रक्चर बनेंगी उसे अनुनादी रूप कहते हैं। यौगिक की वास्तविक संरचना इन अनुनादी संरचनाओं का अनुनाद संकर होती है। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका CO2। तो CO2 में क्या होता है, एक कार्बन होता है, 2 ऑक्सीजन होते हैं। ऑक्सीजन और कार्बन के मध्य डबल बंध होता है, एक पाई बंध होता है उसमें और एक सिग्मा बंध। तो देख लेते हैं इसमें रेजोनेंस। ठीक है, ये लिखा ऑक्सीजन पे 2 मुक्त इलेक्ट्रॉन ऊपर होते हैं, मतलब मुक्त इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहते हैं इसे। जब 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन नीचे होते हैं तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन का एक जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा। तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन मुक्त जोड़े के युग्म होते हैं। तो 2 ऑक्सीजन परमाणु है, तो ये इसमें रेजोनेंस देखने के लिए हम इसके मुक्त इलेक्ट्रॉन का युग्म एक कार्बन पे जाएगा और फिर वही इलेक्ट्रॉन का युग्म दूसरे ऑक्सीजन पर जाएगा, तो इसमें अनुनाद उत्पन्न हो जाएगा। तो इसकी स्ट्रक्चर बन जाएगी। इसमें जब ये इलेक्ट्रॉन देता है तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आता है। तो यहाँ पे ये दे रहा है तो इसे पॉजिटिव चार्ज आएगा और यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड हो जाएगा। फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से आया वही से इस ऑक्सीजन को दे देगा, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, उस पर हो जाएंगे। ये जो यहाँ पे लोन पेयर था ये इस पे जाएगा फिर इस पे जाएगा, तो यहाँ पे 3 लोन पेयर हो जाएंगे, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, और अगर ये ऐसे हो जैसे ऑक्सीजन पे यहाँ 2 लोन पेयर हैं तो ये इसे देगा और ये इसे देगा, तो इस पे नेगेटिव आ जाएगा, इस पे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यही इसकी अनुनादी संरचनाएं हैं, अनुनादी संरचना या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। इसकी बहुत सारे एग्जांपल है, तो एग्जांपल सेकंड देख लेते हैं। बेंजीन जैसे C6H6 में देख लेते हैं अनुनादी संरचनाएं। इसकी पहली अनुनादी संरचना ये वाली जिसमें यहाँ पर डबल बॉन्ड दिखाया गया है 1 और 2 के बीच। यहाँ
3 और 4 के बीच, और यहाँ पे ये इसकी सेकंड अनुनादी संरचना है। इसमें आपको दिखाया गया है 5th और 6th के बीच, 2nd और 3rd के बीच। इसमें है अलग, तो ऐसी नहीं है अनुनादी संरचना देखने में, लेकिन है अलग, इसमें रेजोनेंस आ गया है। और ये भी एक बेंजीन की स्ट्रक्चर है जिसमें हम डबल बॉन्ड को ऐसे दिखा देते हैं बीच में सर्कल बना के, है ये भी बेंजीन, ठीक है। ये इसकी अनुनादी संरचना है। ऐसी बहुत सारी एग्जांपल है जो आपकी बुक में दिए रखी होंगी, बहुत ईजी है, आप उसे एक बार पढ़ लेना। और पेपर में अगर आप 2 भी लिखेंगे तो नंबर आपको पूरे मिलेंगे। तो देख लेते हैं इसकी शर्तें, अनुनाद की शर्तें क्या क्या हैं। पहली है, सभी अनुनादी रूपों में परमाणु की आपेक्षिक स्थितियां समान होनी चाहिए, इनमें केवल इलेक्ट्रॉन की स्थितियों में अंतर होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि सभी अनुनाद रूपों में परमाणु की अपेक्षा, मतलब उसमें परमाणु की स्थितियों में अंतर नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अंतर हो सकता है। जैसे हमने देखा था C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो इसमें इसके परमाणु की स्ट्रक्चर ये है इसका अनुनादी रूप, ठीक है। यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, यहाँ 2 ही था बस, और यहाँ पे 3 था। इसे पॉजिटिव चार्ज, इस पर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ दिए हैं, ठीक है। तो इसमें हम देख लेते हैं, ये है इसकी अनुनाद, अनुनादी संरचना, ठीक है। इसमें हम देखते हैं कि इसमें परमाणु की स्थिति में कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन की स्थिति में चेंज आया है, ठीक है। तो यही है पहला रूल कि सभी अनुनादी रूपों में परमाणु की अपेक्षा स्थिति समान होनी चाहिए, इनमें केवल इलेक्ट्रॉनिक स्थिति में अंतर होना चाहिए। तो इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉनों की स्थिति है। देखो यहाँ पहले 2 थे, 2 पेयर थे लोन पेयर, फिर यहाँ पे 1 रह गया, फिर यहाँ पे 3 हो गए। बस इलेक्ट्रॉनों की स्थिति में चेंज हुआ है, परमाणु की स्थिति तो वैसे ही है, ठीक है। अब देख लेते हैं सेकंड शर्त, सभी रूपों में युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए। मतलब देखते हैं, इसमें युग्म 2 हैं और यहाँ पे भी 2 हैं, मतलब यहाँ पे 4 युग्म हो गए, और यहाँ पे भी कितने हैं, 4, ठीक है। सभी युग्मों में युग्मित व सभी रूपों में युग्मित व अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होनी चाहिए, ठीक है, समान है। तो थर्ड रूल देख लेते हैं इसका, सभी अनुनाद रूपों की ऊर्जाएं लगभग समान होनी चाहिए। जैसे हम ये अनुनाद देखते हैं तो इनमें दोनों की एनर्जी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, ये इक्वल है, इसमें स्ट्रक्चर लगभग समान होना चाहिए। लगभग देखिए, आपको देखने से लग रहा है कि ये दोनों अनुनादी है, नहीं, लेकिन है स्ट्रक्चर सेम, इसलिए लगभग सेम होनी चाहिए। लग तो ये सेम ही रही है ना, स्ट्रक्चर लगभग समान होना चाहिए, ठीक है। ये आपका यूनिट, आपका टॉपिक पहला पूरा हुआ। आपका सेकंड टॉपिक है अनुनाद ऊर्जा, यानी रेजोनेंस एनर्जी। इसमें रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है तो उसके बारे में पढ़ेंगे पहले। जैसे हमने ये देखा, ये दोनों अनुनादी संरचना है, और जिसमें इसकी वास्तविक संरचना क्या है, इसकी वास्तविक संरचना है ये वाली। तो इसकी एनर्जी तो कुछ होगी, एनर्जी मान लिया हमने इसकी E है, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट करके निकाली जाती है, ये हमें पता नहीं होता, लेकिन एक्सपेरिमेंट करके हम इसे निकाल सकते हैं। तो इसमें हम रेजोनेंस करते हैं तो इसमें इस एनर्जी कुछ घटेगी या बढ़ेगी, तो इसके अंतर को, जैसे एनर्जी है, ये है इसकी एक्चुअल एनर्जी, जो वास्तविक इसकी एनर्जी है, तो इसमें कुछ अनुनाद हो गया, तो अनुनाद होने के बाद इसकी एनर्जी या तो कुछ बढ़ेगी या घटेगी। तो इसकी एनर्जी में जो अंतर होगा, इसे मान लिया हमने अनुनाद के बाद एनर्जी E1 है, तो इसमें एनर्जी E1 और E के बीच में जो अंतर होगा उसे ही अनुनादी ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखा है किसी अणु की वास्तविक ऊर्जा तथा उसकी अनुनादी संरचना में से सबसे अधिक स्थायी, मतलब इसमें सबसे अधिक स्थायी जो होगा ना, जैसे बहुत सारी, इसमें तो हमने एक ही अनुनादी संरचना बताई, लेकिन बेंजीन जैसे उसमें 3 अनुनादी संरचना है, तो उसमें सबसे ज़्यादा जिसकी स्टेबल होगी, ठीक है, उसके और उसके वास्तविक ऊर्जा को, उसके अंतर को कहेंगे अनुनादी ऊर्जा, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार और पढ़ लेते हैं, किसी अणु की वास्तविक ऊर्जा तथा उसकी अनुनादी संरचना में से सबसे अधिक स्थायी संरचना की ऊर्जा के अंतर को अनुनादी संरचना, अनुनादी ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया। अब है
रेजोनेंस एनर्जी, इसका देख लेते हैं फॉर्मूला क्या होता है। एक्चुअल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल, मतलब जैसे मैंने बताया उसकी एक्चुअल एनर्जी क्या है, वास्तविक ऊर्जा क्या है, ठीक है। और उसके उसके मॉलिक्यूल में सबसे स्टेबल जो एनर्जी है, जिसमें सबसे स्टेबल रेजोनेंस जिसमें है, वो उसकी एनर्जी के डिफरेंस को क्या कहते हैं, रेजोनेंस एनर्जी कहते हैं। तो इसमें स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल मतलब स्थायी सबसे ज़्यादा किस अणु का होगा, उसका होगा जिसकी अनुनादी संरचना, अनुनादी ऊर्जा सबसे अधिक होगी, मतलब उसके अनुक्रमानुपाती होगा वो, ठीक है। इसका एग्जांपल देख लेते हैं एक, जैसे CO2 की 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की ऊर्जा E1, E2 और E3 है। यदि E1 छोटा है E2 से और E2 छोटा है E3 से, तो सबसे बड़ा क्या हुआ E3, सबसे छोटा E1। तो एनर्जी ऑफ मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर, सबसे स्टेबल कौन सी होगी, तो मैंने ऊपर क्या बताया था, एनर्जी ऑफ मोस्ट सुटेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। सबसे सुटेबल ये वाली होगी E1, क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे कम है, तो जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ये मत सोचना कि इसमें ये लिखा है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स इस अनुक्रमानुपाती रेजोनेंस एनर्जी, कि जब सबसे ज़्यादा एनर्जी जिसकी होगी वही सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, नहीं, ये रेजोनेंस के बाद का है। जब रेजोनेंस उसमें हो जाएगा उसके बाद जब हम उसका अंतर निकालेंगे तो सबसे ज़्यादा जिसकी रेजोनेंस एनर्जी होगी वो उसकी सबसे ज़्यादा स्थायी होगा। लेकिन रेजोनेंस के पहले हम देख रहे हैं तो उसमें एनर्जी सबसे कम जिसकी होगी वही सबसे ज़्यादा सुटेबल होगा, सुटेबल नहीं स्टेबल, ठीक है। सबसे ज़्यादा स्थायी होगा सबसे कम एनर्जी वाला। तो E1 है सबसे ज़्यादा स्टेबल और एक्चुअल एनर्जी है उसकी, माना हमने CO2 की E0 है माना, ठीक है। तो इसमें रेजोनेंस एनर्जी क्या हो जाएगी, E0 और E1 का जो अंतर होगा उसे रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे, ठीक है। समझ में आ गया ये। और अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो आज का हमारा ये वीडियो कंप्लीट हुई, तो हम अगली वीडियो में आपको अगले टॉपिक के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लें जिससे आपकी BSc की तैयारी सबसे ज़्यादा अच्छी हो सके, ठीक है। थैंक यू सो मच।